हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज बात करते हैं आपका जो पहला चैप्टर है रसायन की कुछ मूलभूत अवधारणाएं। आज इसके बारे में यहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ, ये पहला वीडियो है। और ध्यान रखें कि जो चैनल है हमारा एमडी इंटर कॉलेज छिबरामऊ, उसको सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसे अवश्य दबाएं। और इसके बाद में अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं रसायन विज्ञान की कि रसायन विज्ञान है क्या। जो रसायन विज्ञान है वो विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत जितने भी पदार्थ होते हैं हम पदार्थ के गुणों कामा उनका संगठन कामा उनकी संरचना और उनकी रासायनिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि रसायन विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थ के गुणों कामा संगठन कामा संरचना और उनकी रासायनिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। तो पदार्थ के गुण, संगठन, संरचना और उनकी रासायनिक क्रियाओं का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाएगा उसी को हम कहेंगे रसायन विज्ञान। ठीक है। इसके बाद बता दें आप लोगों को कि जो रसायन विज्ञान है उसे इंग्लिश में कहते हैं केमिस्ट्री। और जो केमिस्ट्री शब्द है, केमिस्ट्री शब्द जो लिया गया है वो मिस्र देश का प्राचीनतम नाम है। मिस्र देश का प्राचीनतम नाम है कीमिया। कीमिया से लिया गया है। तो हम कह सकते हैं कि जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री की उत्पत्ति जो हुई है वो मिस्र देश के प्राचीनतम नाम कीमिया से हुई है। और बता दें कि मिस्र देश का प्राचीनतम नाम कीमिया क्यों था। इसका भी एक कारण है कि मिस्र देश की जो मिट्टी थी वो काली मिट्टी थी। काली मिट्टी होने के कारण यहाँ पर जो लोग थे वो शिल्पकार और कलाकार का जो भी काम करते थे, मूर्तियाँ बनाते थे, जो भी कुछ होता था, तो वहाँ पर जो लोग थे वो ये जो कार्य करते थे मूर्तियाँ और जो भी बनाने का, और उन्हें कहा जाता था कीमियागरी। और कीमियागरी को ही मिस्र देश में कहा जाता था इंग्लिश में केमिस्ट्री। तो हम कह सकते हैं कि रसायन विज्ञान की जो उत्पत्ति हुई है या जो उद्भव हुआ है वो कुल मिलाकर हुआ है जाकर मिस्र देश के प्राचीनतम नाम यानी कि कीमिया से। ठीक है। और कीमिया जो है ये काली मिट्टी को लेकर इस शब्द का इस्तेमाल किया गया था कि हाँ भाई इस देश का नाम कीमिया होना चाहिए। और यहाँ पर जो लोग थे वो काली मिट्टी से जो भी मूर्तियाँ बनाते थे और उन लोगों को कहा जाता था कीमियागरी। और कीमियागरी को ही इंग्लिश में कहते हैं केमिस्ट्री। ठीक है। ये तो बात हो गई है रसायन विज्ञान की कि रसायन विज्ञान है क्या। रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थ के गुणों कामा संगठन, संरचना और उनकी रासायनिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। और जो रसायन विज्ञान है उसे इंग्लिश में कहते हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो मिस्र देश के प्राचीनतम नाम कीमिया से हुई है। ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं, एक छोटा सा टॉपिक है कि पदार्थ क्या है। और हमें यहाँ पर क्या है कि पदार्थों का वर्गीकरण भी पढ़ना है। वर्गीकरण हम दो प्रकार से पढ़ेंगे, एक भौतिक गुणों के आधार पर और दूसरा पढ़ेंगे रासायनिक गुणों के आधार पर। तो अब बात करते हैं कि पदार्थ का वर्गीकरण। और पदार्थ का वर्गीकरण पढ़ने से पहले बात करेंगे कि पदार्थ क्या है, किसे कहेंगे पदार्थ। पदार्थ का जो दूसरा नाम होता है हम इसे द्रव्य भी कहते हैं। द्रव्य, पदार्थ का दूसरा नाम क्या हो जाएगा?
द्रव्य, यानी कि कोई भी आपसे पूछ सकता है कि पदार्थ या द्रव्य क्या है। तो अगर बात करें पदार्थ की कि पदार्थ है क्या, तो हम कह सकते हैं कि वे सभी वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं और जिनमें स्वयं का भार होता है और उन्हें हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस कर सकें, वो सभी क्या कहलाएंगे, पदार्थ कहलाएंगे। यानी कि वे वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं तथा जिनमें स्वयं का भार होता है और जिन्हें हम ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस कर सकते हैं, उन्हें हम क्या कहेंगे, पदार्थ। ठीक है। अब अगर पदार्थ में जैसे बात करते हैं कि पदार्थ में आपकी किताब आ जाती है, कुर्सी है, सही ना, ईंट है, पत्थर है, जो भी है वो सभी पदार्थ हैं। इसके बाद में एक चीज आती है वायु। वायु, क्या वायु पदार्थ है? आपने देखा होगा कि वायु स्थान घेरती है कि नहीं, शायद आपने प्रैक्टिकल किया हो इसका। इसके बाद में उसमें स्वयं का भार होता है कि नहीं होता है। और एक चीज़ है कि हम वायु को अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा सदैव महसूस करते रहते हैं। अब बात करते हैं कि क्या वायु स्थान घेरती है। उसके लिए आपने प्रैक्टिकल किया होगा कि जैसे हम गुब्बारा लेते हैं, गुब्बारे को फुलाते हैं तो उसमें जब वायु पहुंच जाती है तो गुब्बारे का आकार बढ़ जाता है। इसके अतिरिक्त हम दूसरा प्रयोग भी कर सकते हैं कि अगर हम गिलास में अपने रूमाल को रखें और रखने के बाद में उसे पानी से भरी बाल्टी में उल्टा करके डुबाएं, तो आप देखेंगे कि जो रूमाल आपने रखा हुआ है वो पानी में भीगेगा नहीं, सूखा ही आपको मिलेगा। लेकिन कंडीशन है कि अगर गिलास डुबाते समय पानी में बुलबुले हुए तो रूमाल भीग जाएगा, और अगर बुलबुले नहीं हुए तो रूमाल नहीं भीगेगा। क्यों नहीं भीगेगा? क्योंकि वहाँ पर वायु थी, और जैसे ही पानी में बुलबुले होते हैं इसका मीन्स है कि वायु गिलास से निकलकर बाहर निकल गई और पानी रूमाल तक पहुँच जाएगा। अब बात करते हैं कि पदार्थ का जो अगर हम भौतिक वर्गीकरण देखें या भौतिक गुणों के आधार पर हम अगर पदार्थ का वर्गीकरण देखते हैं, पदार्थ का वर्गीकरण, ठीक है, भौतिक गुणों के आधार पर जो पदार्थ का रसायन विज्ञान में वर्गीकरण किया जाता है वो 3 भागों में होता है। क्योंकि हम उसकी एक अवस्था को लेते हैं। पहला आपका आ जाएगा जिसमें ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस, ये 3 अवस्थाएं हो जाती हैं। अब बात करते हैं कि ठोस क्या है। ठोस पदार्थ किन्हें कहेंगे? अगर ठोस पदार्थ की बात की जाए कि ठोस पदार्थ क्या हो जाएंगे, तो आपने कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 इतनी क्लास में आपने ठोस पदार्थ, द्रव पदार्थ और गैस पदार्थ के बारे में पढ़ा होगा। अगर ठोस पदार्थ की आपने 6 और 7 में डेफिनीशन पढ़ी होगी तो आपने पढ़ा होगा कि वे पदार्थ जिनकी आयतन और आकृति निश्चित होती है उन्हें हम ठोस कहते हैं। सही ना? आयतन और आकृति दोनों निश्चित होने चाहिए, उसे हम कहेंगे ठोस। अब जैसे आयतन और आकृति आपकी निश्चित हो गई, अब थोड़ा इसमें और अंदर चलते हैं कि जैसे आयतन और आकृति कैसे निश्चित हो जाती है इनकी। ये मान लेते हैं कोई ठोस पदार्थ है जिसके अवयवी कण अत्यंत पास पास हैं। सही ना? ये कोई भी हमने ठोस पदार्थ लिया है और वो ठोस पदार्थ जिन कणों से मिलकर बना है उन्हें हमने आपको दर्शाया है कि जितने भी ठोस पदार्थ होते हैं उनके जो अवयवी कण होंगे वो अत्यंत पास पास होते हैं। इसका कारण क्या है कि इन ठोस पदार्थ के अवयवी कणों के मध्य जो आकर्षण बल होता है, जिसे हम कहते हैं अंतरा आणविक आकर्षण बल, आकर्षण बल, तो जो जितने भी ठोस पदार्थ होते हैं उनके अवयवी कणों के मध्य में जो अंतरा आणविक आकर्षण बल होता है वो अत्यंत अधिक हो जाता है। सही ना?
और आकर्षण बल जितना अधिक होगा, अंतरा आणविक आकर्षण बल जितना अधिक होगा, अणु उतने ही पास पास में आपको स्थित मिलेंगे। इसके बाद में बीच में आप देख रहे हैं कुछ खाली स्थान भी है, रिक्त स्थान भी यहाँ पर बीच में देखिएगा इस प्रकार से ये, और इस रिक्त स्थान को हम कहते हैं अंतराकाशी स्थान। जो कि आपको बहुत ही कम देखने को मिल रहा है। तो जितने भी ठोस पदार्थ होते हैं उनका आयतन और जो आकृति होती है वो इसी कारण कम होती है, वो इसी कारण निश्चित होती है। यानी कि आयतन और आकृति होगी वो निश्चित क्यों हो जाएगी? अंतरा आणविक आकर्षण बल के कारण। तो हम कह सकते हैं कि ठोस पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनके आयतन और आकृति दोनों निश्चित होते हैं तथा इनके अवयवी कणों के मध्य में अंतरा आणविक आकर्षण बल अधिक और अंतराकाशी स्थान बहुत कम, यानी कि ना के बराबर, बहुत कम होता है। अब इसमें एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा? जैसे आपने बर्फ देखी है, बर्फ भी आपका ठोस पदार्थ है ना, लोहा है ये भी ठोस पदार्थ है, ईंट है ये भी है, पत्थर है ये भी, यानी कि जिनके भी आकार, आकृति और आयतन दोनों निश्चित हैं वो सभी आपके ठोस हो जाएंगे। अब बात करते हैं दूसरा प्रकार है पदार्थ का, द्रव पदार्थ। द्रव पदार्थ क्या होते हैं? देखो पदार्थ को हम कहते हैं द्रव्य, है ना, और जो द्रव है वो द्रव्य की एक अवस्था है। कभी कभी क्या होता है, मिस्टेक हो जाती है कि हम द्रव्य और द्रव में अंतर ही नहीं कर पाते हैं। द्रव्य का मीन्स है पदार्थ और द्रव जो है वो द्रव्य की एक अवस्था है जिसे हम कहते हैं द्रव पदार्थ, ठीक है ना। अब यहाँ पर आ जाओ कि द्रव पदार्थ किन्हें कहेंगे। द्रव पदार्थ में आपने देखा होगा कि द्रव पदार्थों का जो आयतन है वो तो निश्चित होता है, लेकिन जो आकृति है वो अनिश्चित हो जाती है। अब जैसे आपने द्रव की अगर बात करते हैं, आपको मालूम है पानी हो गया, दूध हो गया, डीजल है, पेट्रोल है, ये सभी क्या है? ये सभी द्रव पदार्थ हैं, ठीक है ना। अब अगर द्रव पदार्थ की हम बात करते हैं तो द्रव पदार्थों का आयतन तो निश्चित है, लेकिन जो आकृति है वो अनिश्चित हो गई है। जैसे आप एक गिलास पानी को लें और एक गिलास पानी को अगर आप जमीन पर डाल देंगे तो पानी का जो आयतन है वो वही रहेगा जो गिलास का आयतन था, लेकिन जब आप उसे जैसे ही जमीन पर डालेंगे तो वहाँ पर क्या होगा कि पानी चारों तरफ फैल जाएगा, फिर उसकी कोई भी निश्चित आकृति नहीं हो पाएगी। या दूसरा एग्जाम्पल ले लो कि जैसे आपने पानी को गिलास में लिया है तो उसने गिलास का आकार धारण किया, उसकी आकृति हो गई। बाल्टी में डालेंगे बाल्टी की हो जाएगी, सही ना। और किसी पात्र में डालेंगे तो जिस आकार का पात्र होगा उसी आकार की द्रव पदार्थ की आकृति हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि जितने भी द्रव पदार्थ होते हैं उनका आयतन तो निश्चित है परंतु आकृति निश्चित नहीं है। अच्छा, आकृति निश्चित है क्यों नहीं? इसका कारण क्या हो जाएगा? तो आप देखते हैं यहाँ पर जैसे हमने कोई भी द्रव पदार्थ उठाया हुआ है और उसके हमने ये अवयवी कण उठाए हैं। अब आप ठोस में देख रहे थे कि जो ठोस के अवयवी कण थे वो अत्यंत पास पास थे। क्यों थे? क्योंकि उनके मध्य में अंतरा आणविक आकर्षण बल अत्यधिक था। यहाँ पर क्या होता है कि अंतरा आणविक आकर्षण बल है वो थोड़ा कम हो जाता है ठोस की तुलना में, जिसके कारण जो द्रव पदार्थ के अवयवी कण हैं वो थोड़े दूर दूर हो जाते हैं और दूर दूर होने के कारण इनमें फिर जो गति होती है वो होने लगती है, यानी कि ये किसी भी दिशा में प्रवाहित हो सकते हैं। तो सही ना। और इसके बाद जो अंतराकाशी स्थान आप देखेंगे, इसमें अंतराकाशी स्थान, जो अंतराकाशी स्थान है वो ठोस के अवयवी कणों की तुलना में अधिक है। ये आपको देखो यहाँ पर दिख रहा है स्पष्ट रूप से, जो अंतराकाशी स्थान है वो ठोस की तुलना में अधिक हो जाता है और जो आकर्षण बल है
वो ठोस की तुलना में कम हो जाता है, इसीलिए इनकी आकृति निश्चित नहीं होती है। एग्जाम्पल में हमने आपको पहले ही बता दिया था, दूध है, पानी है, डीजल है, जितने भी ये पदार्थ होते हैं ये सभी क्या हैं, द्रव पदार्थ हैं। अब बात करते हैं गैसीय पदार्थ की। गैसीय पदार्थ क्या होते हैं, यानी कि इन पदार्थों के ना तो आयतन ही निश्चित होगा और ना ही इसकी आकृति निश्चित होगी, यानी कि आयतन और आकृति दोनों अनिश्चित हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि इनके अवयवी कणों के मध्य में जो अंतरा आणविक आकर्षण बल है वो बहुत कम अंतरा आणविक आकर्षण बल बहुत कम हो जाता है, और जो अंतराकाशी स्थान है, इस प्रकार से जो अंतराकाशी स्थान है वो बहुत ही अधिक हो जाएगा आपका। इसीलिए यहाँ पर जितने भी गैसीय पदार्थ होते हैं उन पदार्थों की जो आयतन और आकृति है वो दोनों अनिश्चित होती है। ठीक है। अब इसके बाद में भी जो पदार्थ है, पदार्थ की दो अवस्थाएं और आती हैं, एक होती है प्लाज्मा और एक होती है बोल्ट आइंस्टीन प्रावस्था। ठीक है ना, ये तीन मुख्य रूप से हैं और इसके बाद में जो दो हैं वो इंपॉर्टेंट जाना नहीं है। अब देखो आगे, अगर हम पदार्थों का रासायनिक गुणों के आधार पर वर्गीकरण करें, यानी कि रासायनिक गुणों के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण, तो अगर रासायनिक गुणों के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण करने जाएंगे तब वहां पर पदार्थ हो जाएंगे आपके दो प्रकार के, एक हो जाएगा शुद्ध पदार्थ और दूसरा आपका आ जाएगा अशुद्ध पदार्थ। ठीक है, पहला आपका हो गया है शुद्ध पदार्थ और दूसरा हो गया है अशुद्ध पदार्थ। ठीक, शुद्ध पदार्थ हम किसे कहेंगे, यानी कि ऐसा पदार्थ होना चाहिए जिसका हम कोई भी भाग उठाएं और प्रत्येक भाग का जो रासायनिक संगठन हो वो समान होना चाहिए। हम कह सकते हैं कि वे पदार्थ जिसके प्रत्येक भाग का रासायनिक संगठन समान होता है उसे हम कहते हैं शुद्ध पदार्थ, और जिस पदार्थ के प्रत्येक भाग का रासायनिक संगठन समान नहीं होगा उसे हम क्या कहेंगे, अशुद्ध पदार्थ। ठीक है, शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं, वे पदार्थ जिनके प्रत्येक भाग का रासायनिक संगठन समान होता है उन्हें हम कहेंगे शुद्ध पदार्थ, और वे पदार्थ जिनके प्रत्येक भाग का रासायनिक संगठन समान नहीं होता है उन्हें हम कहेंगे अशुद्ध पदार्थ। तो यहाँ पर शुद्ध और अशुद्ध पदार्थ के बारे में हमने जान लिया है, और कल से क्या करेंगे कि कल से आप लोगों की जो रेगुलर जो टॉपिक हैं वो रेगुलर आपके आगे की ओर चलते रहेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।